स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वो है इवोल्यूशन, चैप्टर 12th बायोलॉजी। तो 12वीं की बायोलॉजी का ये चैप्टर है और इसमें हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या एविडेंस है, क्या हम आसपास में जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आज से बरसों पहले था या उसमें बदलाव हुआ है। इस सारे को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एविडेंसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने पैलेंटोलॉजी स्टडी किया, फॉसिल्स के स्टडी से हमने आपको डिटेल में बताया, चाहे वो नंबर ऑफ फॉसिल्स हो या नेचर ऑफ फॉसिल्स हो, उसके बारे में डिटेल में बात किया। मिसिंग लिंक के बारे में बात किया। फिर हमने सेकंड होमोलोगस और एनालोगस जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें क्या है सिमिलरिटीज़ और वो एविडेंस कैसे सपोर्ट करता है इवोल्यूशन को, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है। एम्ब्रियोलॉजी के स्टडी के आधार पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो इवोल्यूशन है वो सचमुच हुआ है। आप देख रहे हैं जैसा कि पहला हमारा नंबर 1 टॉपिक है दैट इज रिजेम्बलेंस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो। जो वर्टिब्रेट का एम्ब्रायो है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, उसमें क्या सामान्यता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो सबसे पहला नंबर 1 है वो फिश का एम्ब्रायो। अब नंबर सेकेंड जो देख रहे हैं वो एम्फीबियन का एम्ब्रायो है। नंबर थर्ड जो है वो रेप्टाइल्स का एम्ब्रायो है। नंबर फोर्थ है वो बर्ड का है। नंबर फिफ्थ जो आप देख रहे हैं वो क्या रैबिट का है। और नंबर जो 6th पोजीशन पे वो ह्यूमन का है। मीन्स अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो एम्ब्रायो है, अगर हम एक फिश का नंबर 1 जो ये पहला फिश है, हम फिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब आप फिश के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि फिश का डेवलपमेंट होता है, फिर ये सेकेंडरी स्टेज है, फिर उसके बाद फाइनल फिश जैसा शेप आता है। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को यानी यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और अगर मैं आपको बोलूँ ये सिर्फ जो फर्स्ट लाइन है इस लाइन को स्टडी कर करके और मुझे बताइए कि ये किसका एम्ब्रायो है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये फिश का एम्ब्रायो है या फिर ये रैबिट का एम्ब्रायो है या फिर ये ह्यूमन का एम्ब्रायो है या फिर ये एम्फीबियन का एम्ब्रायो है। तो आप जो स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि सबका एम्ब्रायो बिल्कुल एक जैसा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या साइंस है? तो इसके पीछे का साइंस ये है कि हम सब के एंसेस्टर एक है। चाहे वो हमारा एंसेस्टर हम बात करें, वो हम ये पहले नंबर पे फिश के एग्जांपल के बारे में बात करें या फिर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में बात करें या फिर रैबिट के बारे में बात करें, बर्ड्स बात करें, तो हम सब का इंसेस्टर सेम है, हम सब एक इंसेस्टर से आए हुए हैं। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि सारे के जो अगर हम देखते हैं एम्ब्रायो का तो वो बिल्कुल उसमें सिमिलरिटीज़ नज़र आता है। लगभग आप देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किस एनिमल्स का ये एम्ब्रायो है। तो इसे ही हम कहते हैं रिजेम्बलेंस, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। सेकेंड, जब हम बात करते हैं सिमिलरिटीज़ इन अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जब हम एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसमें पाएंगे कि काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, सब में बिल्कुल एक ही जैसा प्रोसेस होता है। कैसे समझेंगे इसको? जैसे हमने एक फाइलम के बारे में बात किया, एनिमिलिया के बारे में बात करते हैं। जब आप एनिमल्स के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जब भी कभी मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट में फ्यूजन के बाद क्या है, क्लीवेज जो आता है, क्लीवेज के बाद उसमें क्या होता है, ये 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं, मोरुला। अब ये जो मोरुला स्ट्रक्चर है फिर इसमें भी डिवीजन होता है और फिर इसमें ब्लास्टुला का निर्माण होता है और फिर फाइनली आप देखेंगे इसके बाद डेवलपमेंट के बाद जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है उसके बाद गैस्ट्रुला का निर्माण होगा, फिर बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है। तो मेरा क्या कहना है, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जाइगोट से गैस्ट्रुलेशन तक का जो स्टेप्स है ह्यूमन के अंदर होता है उसी तरह रैबिट में होता है, यानी एनिमल के अंदर जितने भी आते हैं सब के अंदर ये सेम प्रोसेस होता है। इससे ये पता चलता है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो सारे के सारे एनिमल्स में बिल्कुल एक जैसे हैं, उस सब में सारे में सिमिलरिटीज़ है। इससे यह पता चलता है कि हम सब के एंसेस्टर जो हैं वो सेम है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हर एक एनिमल्स में क्या हो रहा है, बिल्कुल एक ही जैसा हो रहा है। जाइगोट से लेकर के ब्लास्टुला तक के जो भी प्रोसेस हैं वो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं और एविडेंस के बारे में स्टडी करते हैं। एक एविडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। बायोजेनेटिक लॉ क्या है, बायोजेनेटिक लॉ इसको समझते हैं। ये दिया गया है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। क्या ये कहना क्या है इनका, इसमें 3 वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला वर्ड है ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। ये जो ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, इसका मतलब क्या होता है? जब हम ऑन्टोजेनी के बारे में बात करेंगे तो आपको समझना होगा
कि आपको पता है कि मदर के यूट्रस के अंदर में चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। उसमें जाइगोट से लेकर के एक इंडिविजुअल तक का हम बात करेंगे, जाइगोट से लेकर के एक बच्चे का निर्माण तक की हम बात करें तो उसमें कई सारे स्टेजेस हैं। आपको पता है जैसे कि 1 मंथ में क्या होता है, 1 मंथ की बात करें अगर 1 मंथ के अंदर में क्या होता है कि हार्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जब हम 2 मंथ के बारे में बात करते हैं तो लिम्ब का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जब हम 3 मंथ्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण, अगर हम 5 मंथ्स के बारे में बात करें तो क्या होता है, ऑलमोस्ट उसमें जो हेयर हैं वो स्काल्प पे हेयर आना शुरू हो जाता है, हेयर आना शुरू होता है। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो ऑन्टोजेनी है, ऑन्टोजेनी का मतलब हुआ कि चाइल्ड का डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट के जो अलग अलग स्टेज हैं उसे ही हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। इसके बाद रिकैप्चुलेट्स का मतलब क्या होता है, रिपीट्स। और फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो कैसे, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम बात करते हैं तो फिश से किसका निर्माण हुआ है, एम्फीबियंस का निर्माण हुआ है। एम्फीबियंस से क्या बने, रेप्टाइल्स बने हैं, और रेप्टाइल्स से क्या बना है, मैमल्स बना है। तो ये जो इसकी हिस्ट्री है, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है किसका हम बात करें अभी, सपोज यहाँ पे देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, एक चिकन एम्ब्रायो का एग्जाम्पल लिया और एक ह्यूमन एम्ब्रायो का एग्जाम्पल लिया। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या है, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, गिल्स प्रेजेंट है, इसमें क्या है, गिल्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें एक ह्यूमन में तो गिल्स का कोई फंक्शन है क्या, गिल्स का भी कोई काम है क्या, नहीं है काम। तो ये फिर क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाता है। मतलब ये इसका अपीयरेंस होता है जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय में ये गिल्स होता है, लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होना शुरू होता है धीरे धीरे ये गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, यानी चिकन के अंदर, बर्ड के अंदर देख रहे हैं तो भी ये है, और ह्यूमन के अंदर देख रहे हैं तो भी ये है। इसके अलावा आप देखेंगे ये टेल्स देखिए, ये मैं टेल्स के बारे में आपको दिखा रहा हूँ, ये टेल्स देखें, और यहाँ पे ये टेल्स देखिए। आप देख रहे हैं कि चिकन एम्ब्रायो में भी टेल्स नज़र आ रहा है आपको, और इसके साथ साथ क्या है, ह्यूमन एम्ब्रायो में भी टेल्स नज़र आ रहा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सारे टेल्स का अपीयर, जो भी टेल्स का प्रेजेंस है वो डिसअपियर हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे क्यों गिल्स का अपीयरेंस हो रहा है जो चिकन में हो रहा है, और यहाँ पे क्यों टेल्स का अपीयरेंस हो रहा है जो कि चिकन में हो रहा है। तो कहता है इस दोनों के अपीयरेंस के पीछे रीजन क्या है आपको समझना पड़ेगा, यही है फाइलोजेनी। क्या कि जो मैमल्स है, आपको पता है कि रेप्टाइल से ही मैमल्स का निर्माण हुआ, और रेप्टाइल से ही किसका निर्माण हुआ, बर्ड्स का निर्माण हुआ। अब ये जो बर्ड्स का निर्माण है, ये जो रेप्टाइल से मैमल्स का निर्माण है, तो बर्ड्स से का भी निर्माण और इसके अलावा ह्यूमन का निर्माण यानी मैमल्स का निर्माण, ये दोनों के कॉमन इंसेस्टर कौन है। तो देखिए आप इसमें रेप्टाइल से मालूम, रेप्टाइल से आप देख रहे हैं कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स बने हैं, ये जो बर्ड्स बने हैं, और रेप्टाइल से ही क्या है, ये मैमल्स बने हैं, ह्यूमन बने हैं। तो चूंकि रेप्टाइल्स में टेल था इसीलिए इसके पास टेल आ गया। और जब हम गिल्स के बारे में बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि रेप्टाइल से पहले क्या है, एम्फीबियंस है, उससे पहले क्या है, फिश है। तो फिश में चूंकि गिल्स पाया जा रहा था तो ये गिल्स पाया गया। अर्नेस्ट हेगल का कहना था कि जब भी कभी डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय वो स्टेज आते हैं, जैसे कि गिल्स का अपीयरेंस हुआ और जैसे कि टेल का अपीयरेंस हुआ। ये बताता है कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, यानी जो हमारे एंसेस्टर है उनका अपीयरेंस एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के स्टेज में आता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकी जो थ्योरी थी जिसको हमने ऑन्टोजेनी, रिकैप्चुलेट्स, फाइलोजेनी थ्योरी कहा, उसको दूसरे साइंटिस्ट, लेकिन उनका भी नाम अर्नेस्ट ही है, उनका पूरा नाम है अर्नेस्ट वोन वेयर। यहाँ जो मैंने देखिए आपने नेम मैंने मेंशन किया है, इन्होंने उसको क्या किया, रिफ्यूटेट कर दिया, उसको खंडन कर दिया, उसके जो उनकी थ्योरी थी उनको गलत कर दिया। उसके पीछे क्या रीज़न है, उनके पीछे वो उनका क्या कहना था कि आप अगर कह रहे हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आता है, यानी तो आपने उसमें देखा कि ये टेल्स आया किसके वजह से, रेप्टाइल्स के वजह से। आपने देखा ये गिल्स किसके वजह से आया, फिश के वजह से। लेकिन एम्फीबियंस का तो कोई कैरेक्टर आपको नहीं दिख रहा है, एम्फीबियंस का कोई कैरेक्टर तो नहीं ह्यूमन में आपको नजर आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपने जो कहा था, यानी पहले वाले जो अर्नेस्ट हेकल ने कहा था और बाद में जो अर्नेस्ट वोन बेयर ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि बायोजेनेटिक लॉ में वो सारे जो इसके पूर्वज थे, जो सारे एंसेस्टर थे, उस सब का कैरेक्टर आता है, तो इसमें तो सिर्फ केवल 2 का कैरेक्टर आ रहा है, वो एक रेप्टाइल्स है और केवल दूसरा क्या है, फिश है। एम्फीबियंस का कैरेक्टर नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या है, सही नहीं है, ये थ्योरी क्या है, गलत है। एक और आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए कॉमन लार्वा ऑफ इनवर्टिब्रेट। अब हम एनालिडा के एक लार्वा का हमने एग्जांपल लिया है, आप देख रहे हैं ट्रोकोफोरा। ये जो ट्रोकोफोर है, ट्रोकोफोर को आप देखेंगे तो जब एनालिडा के लार्वा की स्टडी करेंगे तो भी उसमें ट्रोकोफोर का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही अपीयरेंस आएगा। और मोलस्कस के अंदर स्टडी करेंगे, उसके लार्वा को भी देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक जैसा नजर आएगा। ये उसका भी ट्रोकोफोर या की बात करें, यानी उसके लार्वा की बात करें, ट्रोकोफोर लार्वा की बात करें, तो चाहे वो एनालिडा का हो चाहे वो मोलस्का का हो, अपीयरेंस लगभग बिल्कुल सेम सा होता है। इससे क्या पता चलता है कि एनालिडा का और मोलस्का का, ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन इंसेस्टर होगा। इससे ये प्रूफ होता है कि ये इसकी जो है सिमिलरिटीज है, यानी ट्रोकोफोरा की सिमिलरिटीज, चाहे वो एनालिडा का हो मोलस्का का हो, उसमें सिमिलरिटीज नजर आएगा। जिसके लिए हमने वर्ड यहाँ पे यूज किया है कॉमन लार्वा। जिसके लिए हमने कॉमन लार्वा, कॉमन मीन्स क्या हुआ, कॉमन मीन्स हुआ एनालिडा की भी स्टडी करते हैं तो वही आता है, मोलस्का की भी स्टडी करते हैं तो ये जो ट्रोकोफोर, ये जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ट्रोकोफोर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होगा एनालिडा में भी और मोलस्का में भी। आगे स्टडी करते हैं, अदर एग्जाम्पल है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कोर डेटा है, क्या कोर डेटा, कोर डेटा के बारे में जब फाइलम के बारे में स्टडी करते हैं तो इसके 3 सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा है, सिफेलोकोर्डेटा है और वर्टिब्रेटा है। जब हम बात करते हैं ध्यान से समझिएगा, वर्टिब्रेटा के अंदर एक हम क्लास लेते हैं दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। जब हम साइक्लोस्टोमाटा, ये जो आप देख रहे हैं साइक्लोस्टोमाटा, और जब साइक्लोस्टोमाटा के लार्वा को आप स्टडी करेंगे, जिसको हमने क्या कहा, एमोसिट्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं एमोसिट्स लार्वा है, ये फिश है, एमोसेट्स लार्वा लैम्प्री फिश के बात कर रहे हैं हम। तो ये जो एमोसेट लार्वा को आप देखेंगे जो कि साइक्लोस्टोमाटा क्लास के अंतर्गत आ रहा है, तो इस लार्वा का और इस क्लास का सेकेंड जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सब फाइलम, ये सेकेंड सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा स्टोमा। जब इसको आप देखेंगे और इस लार्वा को देखेंगे तो इसमें आपको रिजेंबल्स नजर आएगा। इससे ये पता चलता है, सारे एविडेंस से ये पता चलता है, चाहे मैंने एक एक करके आपके सामने एविडेंस का डिस्कस किया हो। सबसे पहले हमने रिजेंबलेंस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो के बारे में डिस्कस किया, फिर मैंने आपको बताया सिमिलरिटी इन अर्ली एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग एनिमल्स में वो कैसे होता है, एक जैसा ही होता है। बायोजेनेटिक लॉ, अर्नेस्ट हैकल और अर्नेस्ट वोन वेयर का क्या कहना था, और फिर मैंने बताया कॉमन लार्वा के बारे में, चाहे वो एनालिडा और मोलस्का का हो, या फिर मैंने एक फाइनल एग्जांपल देकर के बताया कि कॉर्डेटा के जो सब फाइलम है और उसमें जो वर्टिब्रेटा फाइलम है उसके अंतर्गत जो क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, उसका जो लार्वा है उसे जो एमोसेट लार्वा के बारे में बात करते हैं, उसको अगर आप देखेंगे लार्वा को, और जो दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है इसको देखेंगे तो इसमें आपको सिमिलरिटीज नजर आएगा। इससे ये पता चलता कि इस दोनों का, चाहे वो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा हो या सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो, इस दोनों का कॉमन इंसेस्टर क्या है, कॉर्डेटा है। थैंक यू सो मच। बहुत स्मॉल सा क्लास था, छोटा क्लास था, क्योंकि ये एक स्मॉल टॉपिक था तो मैंने सोचा आपके सामने डिस्कस करूं। इसमें कुछ डायग्राम चाहिए था, इसलिए मैंने लाइव क्लास ना दे पाया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं आप क्वेश्चन में, दूसरों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।